So hello web learners, welcome back and yes, this is me again पल्लवी with you all। और आज हम बिल्कुल फ्रेश यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे और वो है हमारी यूनिट 7। ठीक है, आज हम किस यूनिट से स्टार्ट करेंगे? दैट इज यूनिट 7। और यूनिट 7 किस बारे में बातें करती है? इट टॉक्स अबाउट लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने यूनिट 9 के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली लेबर वेलफेयर में। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेबर लेजिस्लेशन। और ये आप लोगों के लिए यूनिट बिल्कुल भी नई नहीं होने वाली है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम इसके बारे में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कब? जब हम बात कर रहे थे अपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में, हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में। तो यस फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था स्पेशली कि अभी पढ़ रहे हो किसके रिलेशन में, किसके कॉन्टेक्स्ट के, सिर्फ हेल्थ और हाइजीन के कॉन्टेक्स्ट में अभी आप पढ़ रहे हो। हम वो सारी चीजें निकाल के लाएंगे जो कि हमारी वेलफेयर से रिलेटेड है। भाई यूनिट का नाम ही था वेलफेयर। अब वेलफेयर से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ ली, एक्सीडेंट से चीजें पढ़ ली। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्ट्स हैं उनको ऑन द होल पढ़ेंगे। मतलब अब होगी हमारी डिटेलिंग और हम लोग अच्छे से इस बात को देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर, तो वी शुड एक्चुअली नो कि पेपर का पैटर्न क्या हो जाता है। ठीक है, आप देखोगे कि दिसंबर 2019 से और अभी जो नवंबर 2020 वाला अटेम्प्ट हुआ है तो उसमें थोड़े से क्या हुए हैं, चेंजेस आए हैं। देखो, पेपर को ही पैटर्न को भी समझना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले आप देखते थे कि यूनिट 1 से लेके 5 तक जो थे वो क्वेश्चंस कम आते थे। आ रही बात समझ में? मतलब पहले क्वेश्चंस आईआर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, लेबर लेजिस्लेशन से रिलेटेड, इनसे क्वेश्चंस बहुत भर भर के पूछे जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यूनिट 1 से लेके 5 तक अगर आप देखोगे ना, यूनिट 1 से लेकर के 5 तक, तो आपके मैक्सिमम 60 to 65 क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। एक ओवरऑल आइडिया लेके चलो कि पेपर का पैटर्न क्या था। और जो यूनिट हमारी है कहां से है, 6 से लेकर के हमारी जो 10 तक है, उससे कितने क्वेश्चंस इस बार पुट अप हुए हैं? 30 to 35 क्वेश्चंस आए हैं। आ रही बात समझ में? मतलब ये कह सकते हो कि लेबर लॉ या लेबर लेजिस्लेशन वाला पार्ट है, उससे 30 से 35 क्वेश्चन काफी देखने को हमें मिलते थे अच्छे खासे। लेकिन इस बार थोड़े से कम देखने को मिले क्योंकि ज्यादातर हमारा 1 to 5 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार पुट अप हुए हैं। एक और जरूरी बात है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अमेंड हुआ है, एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट कर रहे हो, तो ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। भाई पढ़ना है तो वो पूरा सिलेबस मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे मजे के साथ। लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी हो जाता पता होना, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें पढ़ना है कि नहीं। बिकॉज आपका मैटरनिटी एक्ट जो है, मैटरनिटी एक्ट है, देन आपका ESI एक्ट है, देन आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। ठीक है, तो मैटरनिटी हो गया, ESI हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके प्रैक्टिकल लगा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल लगा सकते, क्योंकि हम सबको पता है 90% सिलेबस में से आएगा और वो हमेशा 10% ऐसा रखता है NTA कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमको लगता है कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी होगा कि सिलेबस के बाहर से 10% वो पूछेगा, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बनती, कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, इनपुट अप हो सकता है। बट व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रैटेजी कि आप कैसे पढ़ोगे? तो पहले जो हमारा दिया हुआ है, वॉट एवर इज गिवन मेंशन, हम उसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हम वी कैन डेफिनेटली गो बैक टू दीज ऑल एक्ट्स ऑल्सो एंड उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। फाइन, ओके। तो सबसे पहले आज हम लोग इसमें देखेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्या बोलता है यहां पे? हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अच्छा, लेबर लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं तो पहले लेबर लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? क्या है लेबर लेजिस्लेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्यों पढ़ रहे हैं? मैं तो स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि क्यों पढ़ रहे हो। पहले तो यही बता दो क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आने वाला है। इस अगर स्कोप के साथ, इस थॉट के साथ पढ़ना है तो फिर वो चीजें रिटेन नहीं होने वाली हैं। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन मतलब आपके लेबर के लॉज। भाई ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लेबर के लिए लॉज बनाने पड़ रहे हैं? क्यों?
क्योंकि हमको पता है स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, तो वर्कर्स का बहुत ज्यादा क्या होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा हॉरिबल थी और उनसे बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करवाया जाता था। उनके लिए सेफ्टी प्रोविजंस कुछ नहीं थे, उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सो व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला कि कुछ लॉज ऐसे बनने चाहिए, किस लिए, ताकि वो सपोर्ट करें लेबर्स को, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करें। भाई उस समय तो ब्रिटिश का टाइम था, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग अस, तो जो लॉज बनते भी थे वो किस लिए बनते थे, वो उनके ही मतलब उनको ही सपोर्ट करने के लिए बनते थे कि भाई हम रूल कर रहे हैं, ऐसी चीजें हम बनाएंगे जो क्या होगा एट द एंड वो हमें ही सपोर्ट कर रही है। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड था मतलब, और सबसे ज्यादा उस टाइम पे क्या होता था कि वर्कर्स को मतलब कि एम्प्लॉयर्स को, द पर्सन हु इज गिविंग द एम्प्लॉयमेंट, उनके पास सारी की सारी अथॉरिटी होती थी, वो सारे चीजों को फ्रेम कर सकते थे, रेगुलेट कर सकते थे, अमेंड कर सकते थे। मतलब कि एम्प्लॉयज को तो कहीं रखा ही नहीं गया था, उन्होंने हटा दिया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि उस टाइम पे रॉबर्ट ओवेन एक आए थे, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इस पे क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इन्होंने आकर के क्या किया था, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया था। फाइन, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम ध्यान देंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे। ऑलराइट, जब हम लेबर लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि आप सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में दें, अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आपको क्या है कि आप जब भी सोशल जस्टिस करते हो या सोशल इक्वालिटी करते हो, ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपको कभी भी सोशल या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में डिफरेंस नहीं करना है कि आप वर्किंग क्लास के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। Then you should be seeing that equal opportunity should be available to all the workers। भाई हमारे जितने भी वर्किंग क्लास हमारा आ रहा है, हमारी सोसाइटी आ रही है, हमें बिल्कुल भी उनको डिफरेंशिएट नहीं करना। भाई किसके बेसिस पे, हम हमेशा से जानते हैं रिलीजन के बेसिस पे नहीं, कास्ट के बेसिस पे नहीं, क्रीड के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ सीधी सी बात क्या बन रही है कि जो अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो हमें एक समानता से मतलब इक्वली उन सबको बतानी है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फाइन, हमें किस बात पे ज्यादा ध्यान देना है, हमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब जो वेल सेटल्ड है या जिनको नॉलेज है, फाइन, वो बहुत अच्छी बात है, बट हम कोई भी जो एक्ट में अमेंडमेंट्स करते हैं और या हम अगर अपॉर्चुनिटीज देते तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कहीं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें हैम्पर तो नहीं हो रहा, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं। हम अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब ब्रिटिशर्स का रूल था, वहां पे कॉलोनियल पीरियड था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्क एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। मतलब एम्प्लॉयज का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब कहते डिसीजन मेकिंग में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते वो आकर के। सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते थे, बहुत सी ऐसी चीजें जो वो कन्वे नहीं कर पाते थे। सो द मेन थिंग ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग लेबर लेजिस्लेशन या लॉज बनाने का ये भी है कि आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पे पीस मेंटेन हो सके। कैसे होगी, जब हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी बिटवीन दी एम्प्लॉयर्स एंड दी एम्प्लॉयज, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। आगे चल के आप ये भी देखोगे कि भाई स्ट्राइक्स का भी हक दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगी इवोल्यूशन के बारे में, किस तरह से आपके जो लेबर लॉज है वो इवोल्यूट हुए, कहां से स्टार्ट हुआ, कौन सा ऐसा फर्स्ट एक्ट था जो कि ये सारे हालातों को देख करके बनाया गया, जो कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट है 1883। 1881 में आया था, रेकमेंड हुआ था, फिर बोलोगे कि 1881 में आया था, फाइन, दैट इज करेक्ट, बट वहां पे जो फंडामेंटल प्रोविजंस लगे थे वो 1883 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर लीगल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉज की बात कर रहे हैं। वहां पर भी जाकर के आप देखोगे कि उन लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए थे। वो फर्स्ट एक्ट था जो कि ये सारी चीजों को देखने के बाद आया था। और कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हमें पता है कि प्रोटेक्ट करना है हमें अपने वर्कर्स को, उनकी बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी है। साथ में उनको ये भी हक देना है कि वो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। क्योंकि अभी मैं आपके साथ सारे वन बाय वन बहुत आराम से चलेंगे, सारी चीजों को एक एक केस भी शेयर करूंगी। मद्रास हाईकोर्ट वाला भी केस हम शेयर करेंगे कि किस तरह से वहां पर ट्रेड यूनियंस फॉर्म हो गई, एम्प्लॉयर ने जाकर के मद्रास हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया और क्या क्या वर्डिक्ट आया था कोर्ट का।
इलीगल बता दिया ट्रेड यूनियन को। और क्या बोला, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अभी तोड़ो, अभी खत्म करो एंड यू विल बी इम्प्रिजन्ड। वर्कर्स को तो जेल भेज दिया। इसके बाद जो बाकी इंडिया के वर्कर्स उनको क्या, वो एक अवेयर हो गए, कहते हैं ना जागना, नींद से जागना कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। ऐसी चीजों के बाद उनकी आंख खुली कि नहीं, वी हैव टू टेक वन स्टैंड। ये एवोल्यूट की बातें हम करेंगे, ये ना कि कहां से ओरिजिनेट हुआ था, ये स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको वो सारे हक भी मिले। फाइन, आप रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, रिटायरमेंट, ये सब जब आप चीजें करते हो ना, स्पेशली रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ, तो ये भी एकदम ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते हो। इसकी भी प्रोविजंस हैं, आपको नोटिस देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव ऑल दीज थिंग्स। फाइन, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट जो है वो भी इंटरफेयर कर सकता है यहाँ पे किस चीज में, उनके लॉज बनाने में, या फिर स्टेट की वेलबींग ऑफ द वर्कर्स उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लेबर लॉ की, लेबर लेजिस्लेशन की यही आ जाती है कि जो भी राइट्स हैं, ह्यूमंस के राइट्स हैं, मतलब एक पहले तो आप उसको एज अ सिटीजन ट्रीट करो। भाई वर्कर होगा तुम्हारा बाद में, पहले वो सिटीजन है। ठीक है, उसके जो ह्यूमन राइट्स है आपने अगर वो फुलफिल नहीं करे तो देन इट मींस कि आप बिल्कुल भी एक ऐसी कंडीशन में नहीं खड़े होते जहां पर आप जस्टिफाई कर सकते हो ह्यूमैनिटी को। तो सबसे पहले ह्यूमन ग्राउंड्स में आपको समझना चाहिए कि लेजिस्लेशन या लॉज क्यों बने, ताकि हम वर्कर को, वर्किंग क्लास को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बैकअप कर सके, सपोर्ट कर सके। हमें पता है कि लॉज नहीं बनाएंगे ना तो वो एम्प्लॉयर्स कुछ नहीं देने वाले। ठीक है, चल रहा है, चलने दो। नाउ यू टेल मी व्हाट हैपेंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट, क्यों आया था? भाई हमें पता है कि फैक्ट्रीज एक्ट के बाद क्या हुआ कि वहां पे उनकी वर्किंग कंडीशंस को उन्होंने क्या करा, रेगुलेट किया, अमेंड किया कि किस तरह से आप उसको कम कर सकते हैं। फाइन, उनकी हेल्थ को कैसे आप देख सकते हो, उनके वर्किंग आवर्स को, या फिर उनके टाइमली जो ब्रेक्स होते हैं उनको आप कैसे रेगुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। नेक्स्ट हम किस चीज को देखेंगे, दैट इज योर टाइप्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, यहां पर देखो क्लासिफिकेशन का मतलब, यू कैन सी वन वर्ड ओवर हियर, क्लासिफिकेशन। देखो अभी हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो देखो बेटा, अगर आप सामने होते तो ये तो आप लोग को ये बताना था। अगर थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं चलेगी, खुद के लेवल पे सोचो, हम तो है बताने के लिए, सब कुछ पढ़ के ही समझ जाना है तो फिर वो नहीं समझ में आने का। अपने मन से भी सोचो कि अगर लॉज बन रहे तो क्यों बन रहे। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ सिलेबस डिस्कशन। क्लासिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, हम टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। वो आपसे पूछेगा कौन सा है प्रोटेक्टिव, कौन सा है रेगुलेटिव, कौन सा है वेलफेयर और कौन सा है सोशल सिक्योरिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने तरह के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम बातें करेंगे कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या फीचर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में बातें करेंगे। भाई सोशल जस्टिस है, सोशल इक्वालिटी भी है, नेशनल इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है, साथ में हमको इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमको ध्यान में रखे अपने लॉज को फ्रेम करना है। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवोल्यूशन भाई आ गया है अब इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में तो एक बहुत लंबा चौड़ा आपका सीन आ जाएगा, मतलब कहां से हुआ, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। बच्चे अक्सर पूछते कि मैम इतना पढ़ा दिया, क्वेश्चन बता दो कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सीक्वेंसिंग पे आ सकता है या रिवर्स फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, कि पहले कौन सा है, जैसे कि आपका पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1883 आया, उसके बाद ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे 1926, फिर वेज डिटर्मिनेशन कैसे आपका होगा इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज तो अच्छी बात है, हमारा सारा वेज डिटर्मिन था, बट अनऑर्गेनाइज के भी बारे में हम बातें करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट्स भी दे दिए गए थे आपके वर्कर्स को, फिर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में भी उनको हक दिया गया था, आप वहां भी जाकर के अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्ट्राइक्स के बारे में भी आप बता सकते हो। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है, आर्बिट्रेशन के बारे में जानेंगे हम, एडजुडिकेशन के बारे में जानेंगे, इन तीनों के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगी। देन आप कॉलोनियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी के बारे में देखोगे, और हम लोग डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखो इंडिपेंडेंस के पहले क्या चीजें थी और इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, ये भी हम इस बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपका आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लेबर के हक में बात करती हैं, ये जस्टिस की बात करती हैं, यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं और यहाँ पे कन्वेंशन है। अब ये बताओ कि कितनी टोटल कन्वेंशंस है दैट आर बीन रैटिफाइड। सो देयर आर टोटल
39 कन्वेंशंस, ठीक है, 39 कन्वेंशंस है। अब ये बताइए कोर कन्वेंशंस कितनी है आईएलओ की? हाउ मेनी ऑफ देम आर कोर कन्वेंशंस? भाई 8 कोर कन्वेंशन है, ठीक है। 8 में से क्या हुआ है, 4 जो है वो रेटिफाई करी है इंडिया ने, और 4 जो है वो अभी भी रेटिफाई करना क्या है, बाकी है। मतलब 4 को तो कर दिया है उन्होंने, और लेकिन 4 को अभी भी करना बाकी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भाई 4 जो हो गई, आ रही है बात समझ में? जो 4 नहीं भी हुई रेटिफाई वो कन्वेंशंस, तो क्यों नहीं हुई, उनका क्या क्या रीजन था। अब वो कन्वेंशंस जो कि रेटिफाई हो गई हैं वो कौन कौन सी थी भाई? वो फोर्स लेबर कन्वेंशन थी, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन थी। अब कन्वेंशन के बारे में पूछ भी लेगा कि वो कौन सा नंबर कौन सा इसका था, ठीक है। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन नंबर 100 है। ऐसी कन्वेंशन जो रेटिफाई नहीं हुई है और अभी बाकी है होना, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन। दिस इज कन्वेंशन नंबर 87, ठीक है। 87 है, 98 है। हो सकता है कि कभी कभी पूरे नाम नहीं पूछे एंड दे वुड बी गिविंग यू कि हाँ कौन कौन से कन्वेंशन जो रेटिफाई नहीं हुई। सो यू शुड बी नोइंग कि 87 नहीं हुई, 98 नहीं हुई, 138 नहीं हुई। इसको सिर्फ नंबर्स के फ्रेम में ही नहीं हम ऐसे छोड़ देंगे, बट एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज को बहुत हम लोग बहुत ही क्रिटिकली इसको इमेजिन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि जो हुई फाइन एंड जिसमें बात करना बाकी है उसमें आगे क्या काम ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक, हमने आईएलओ की बात करी, फिर हम सोशल जस्टिस के बारे में बातें करेंगे, लेबर लेजिस्लेशन के बारे में बातें करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, लेबर लॉज। नाउ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, भाई यहाँ पे कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं और हमको इनको पढ़ना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 किस बारे में बातें करता है, हमने इतना पढ़ लिया है। अगर आप एक बार जाना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट माय लेक्चर, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसके बारे में बातें करी है कि वहां पे किस तरह से प्रोविजंस हैं, एक एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करी है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेटरी सेशन है वो। प्लीज गो एंड डू हैव अ लुक एट दैट। अब यहाँ पे हम जो बातें करेंगे वो हम लोग डिटेल से बिल्कुल जाएंगे। हम इसके बारे में बातें करेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट किस बारे में डील करता है, ठीक है। तो हमें पता है वो सेफ्टी से रिलेटेड डील करता है, हेल्थ से रिलेटेड चीजों में डील करता है। देन डॉग्स इन इंडिया, फिर एफिशिएंसी क्या है, वेलबींग के बारे में बातें करता है ऑफ पर्संस एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। अभी आप इसको ओवरव्यू आई एम जस्ट गिविंग यू एंड देन आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग इनटू द डिटेल वाला पार्ट। माइंस एक्ट 1952 के बारे में बात है। भाई माइंस एक्ट भी किस बारे में बात करता है, मैंने डीजीएमएस वाला पार्ट पहले ही पढ़ा दिया था, आपको याद हो भाई। डीजीएमएस वाला पार्ट हमने किस में पढ़ा था, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी में ही पढ़ लिया था बहुत पहले, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। रिमेंबर एट दैट टाइम ऑल्सो आई स्टार्टेड टीचिंग यू माइंस एक्ट, हमने वहां से शुरू किया था और मैंने बोला था कि लेट मी कम टू दिस लेबर लेजिस्लेशन वाला पार्ट, दैट इज यूनिट 7। तो अब हम इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ेंगे, फाइन। तो माइंस एक्ट से रिलेटेड हमने चीजें देखनी है, ठीक है। ऑयल माइंस हो गई या कोल वाली माइंस हो गई। फिर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, हम इसके बारे में भी देखेंगे और बातें करेंगे किस तरह से आप कंडीशंस उनकी सर्विस को रेगुलेट कर सकते हो। जो स्टेट्स के बीच में जो लेबर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होनी चाहिए। भाई जिनको अपनी स्टेट में काम नहीं मिला एंड दे आर माइग्रेटिंग, दैट मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनकी प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हो, बिकॉज भाई उनको तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मिलेगा, फाइन। उनकी अपनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या है कि उनकी जो कंडीशंस है वो डायरेक्ट नहीं होती, ठीक है, पेरोल पे नहीं होते, फाइन। अब नेक्स्ट आपका देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ही यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में क्या बातें करेंगे भाई, प्रिवेंट करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, और क्या बताना है, उनकी बेटर हेल्थ कंडीशंस के बारे में, उनकी उनकी हेल्थ जो कंडीशंस है, कंडीशंस ऑफ वर्क है, वर्किंग कंडीशन, उनको हमको इंट्रोड्यूस करना है, उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। मैंने जैसे कि बताया नॉट ऑन पे रोल एंड नॉट पेड डायरेक्टली, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जाहिर सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही वो एंट्री करते हैं। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट पढ़ के समझ में आ रहा है कि हम लोग बिल्डिंग के बारे में बातें करेंगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्कर्स वहां पे बात करते हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड हम बातें करेंगे। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ऐसे कौन कौन सी पर्टिकुलर
ऑक्यूपेशन है या फिर ऐसी कौन कौन सी वर्किंग सिचुएशंस है जहां पे आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है, ऐसे कौन कौन से कंडीशंस ऑफ वर्क है जहां पे आपको यू आर जस्ट नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन। फाइन, नाउ दिस वाज एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट एंड यस, इसके साथ साथ एक और चीज है भाई कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, ठीक है, इनकी वजह से ऐसे, क्योंकि देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए और पता हो गई अगर आप दिया है पेपर, क्वालिफाई हुआ या अटेम्प्ट कर रहे हो कि एनटीए जो है ना, अगर लेबर लेजिस्लेशन से पूछेगा तो मोस्टली वो करंट से पूछेगा जो अमेंडमेंट्स अभी हुए हैं। फाइन, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते, तो जो हम लोग करंट के बारे में भी बातें करेंगे जो अभी अभी चेंजेस आते चले जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, मतलब कि किस तरह से आपके लेबर एक्ट्स हैं, लेबर लॉज हैं, लेबर लेजिस्लेशन, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ठीक है, कब से स्टार्ट हुए, फाइन, और इनका प्रॉपर सिस्टम क्या था। और चलो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जब ब्रिटिश टाइम, तो मैंने आपको पहले भी बोला ब्रिटिशर्स सी दे वर रूलिंग अस, ठीक है, बहुत जाहिर सी बात है, तो उन्होंने अपने टाइम पे जो भी लॉज बनाए थे, एक्ट्स बनाए थे, वो ऐसे ही थे कि वो उनको खुद को ज्यादा फायदा कर रहे थे। अभी क्या हुआ, जब उस टाइम पे एम्प्लॉयर्स वर गिवन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इन देयर हैंड्स इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू फ्रेम दी लॉज। भाई उनका मन 18 घंटा काम करवा लें, उनका मन 5 ही घंटा काम करवा लें। सो हु वाज द अल्टीमेट पर्सन, या कौन थे जो इनको जो अमेंड कर सकते थे या चेंजेस कर सकते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। उस समय कॉलोनियल रूल था। फाइन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है पहले इन द स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड होने लगा, देन व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो थी वो सेटअप होने लगी, उसकी नीड फील होने लगी। जब इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी कंट्री में तो हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा। फाइन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन टेक्सटाइल मिल जो थी वो स्टार्ट क्या उन्होंने किया, वो कंपटीशन देने लगी थी, किसको, ब्रिटिश मिल्स को कंपटीशन देने लगी। अब आप पूछोगे मैम कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ब्रिटिश मिल्स को इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ने कंपटीशन दे दिया। हाँ, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो आ रहा था, ठीक है, तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने लग गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो था, उनकी क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे थे गुड्स की वो सुपर्ब थी, एक्सीलेंट। अब तुम समझो कितना ज्यादा उनको एडवांटेज था, लेकिन ब्रिटिश में क्या था कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई था। तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने ही एक माइंड सेट बनाया, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको इनको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एनहांस, इंक्रीज दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्कर्स। जब हम वर्कर्स को वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही बुरे हाल थे, मतलब कि एक तरह से भीड़ लग गई थी काम करने वालों की, और जैसे तैसे वो चाहते थे एम्प्लॉयर्स वो ट्रीट करते थे। फाइन, तो ये जो मिल थी आपकी ब्रिटिश मिल, इट वाज लोकेटेड इन मैनचेस्टर, लैंकाशायर, ये यहाँ पे सिचुएटेड थी, और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ने इनको बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था। बिकॉज भाई कंपटीशन इसलिए दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ही नहीं, क्योंकि हमने लेबर वेलफेयर तो दिया ही नहीं, हमने लेबर के बारे में सोचा ही नहीं, तो उन लोग ही इस बात में फोकस करने लगे कि एटलीस्ट व्हेन वी विल give an attempt to increase the standard of living of the laborers working in India, so what will happen, इस तरह से इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। फाइन, तो यहां से आप देख सकते हो कि इट स्टार्टेड हैपनिंग। फाइन, नाउ सो टू रिड्यूस द कंपटीशन दे थॉट ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन वर्कर्स टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका फैक्ट्रीज एक्ट आया एंड इट केम इन 1883। इंट्रोडक्शन कब से हुआ था फैक्ट्रीज एक्ट का, वो हुआ था 1881 में, रेकमेंड हुआ था 1881 में, बट उसकी फंडामेंटल प्रोविजंस कहां से आई थी, वो आई थी 1883 से। फाइन, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कहां से स्टार्ट हुआ हमारा एवोल्यूशन, वो हिस्ट्री थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्कर्स
का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, उनको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एम्प्लॉयर्स का बोलबाला था, वही चढ़ के आगे काम करते थे और सारे रूल्स बनाते थे, जिस तरह से चाहते थे ट्रीट करते थे। ठीक है भाई, तभी तो बहुत ज्यादा बुरे हाल हो गए। क्यों जरूरत पड़ गई लेबर लेजिस्लेशन की, लॉज की? कुछ तो बुरा हो रहा होगा लेबर्स के साथ, वर्कर्स की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इतना ज्यादा उनसे करवा रहे हो, उनको बिल्कुल सन अप टू सन डाउन वाला कॉन्सेप्ट था। सुबह होते ही आपको काम पे आ जाना है और रात में जब तक सूरज नहीं डूब जाता आपको काम करते जाना, मतलब बिना रुके। ना उनकी हेल्थ का ध्यान था, ना उनकी हाइजीन का ध्यान था, ना उनकी सेफ्टी का ध्यान था, ना उनकी फैमिली का ध्यान था, ना उनकी इंश्योरेंस का ध्यान था। मतलब तो तुमने उसको मशीनरी से भी ज्यादा बुरा ट्रीट करके रख दिया भाई। अपना प्रोडक्शन बनता और हमको क्या मतलब है हमारे वर्कर से कि उनकी क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इन चीजों को देख करके ही जरूरी हो गया था हम इस तरह के लॉज लाएं। इसलिए हमारा फर्स्ट एक्ट कौन सा था, मैंने अभी आपको बताया, दैट वाज फैक्ट्रीज एक्ट। It is well known that Indian textile goods offered stiff competition to British textile। मैंने अभी आपको बताया इंडियन टेक्सटाइल मिल्स ने एक बहुत ही कड़ा कंपटीशन दिया था ब्रिटिश को उनके एक्सपोर्ट मार्केट में। एंड हेंस इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ कॉस्टलियर द फैक्ट्रीज एक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1883। यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट को ला दिया गया है। किस लिए? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ब्रॉट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द टेक्सटाइल मैग्नेट्स ऑफ मैनचेस्टर लैंकाशायर। यहाँ पे ब्रिटिश की अपनी टेक्सटाइल मिल सिचुएटेड थी। उन्होंने ही सोचा कि एटलीस्ट हमको क्योंकि बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड सम काइंड ऑफ एडवांटेज। ठीक है, जब इनका हम इंडिया का हम जब ऑटोमेटिकली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारी इंपॉर्टेंस अपनी बढ़ने लगेगी। ठीक है, वी वुड ऑल्सो बी हैविंग सम प्लेस इन दी मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट में। ठीक है, अब हम यहां बात करेंगे। देखो, इंडिया हैज रैटिफाइड 39 ILO कन्वेंशन, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कितने हुए हैं? 39 हुए हैं। आउट ऑफ विच 37, इसमें से कितने फोर्स में है? 37 इस समय फोर्स में है। एंड 8 फंडामेंटल कन्वेंशन। फंडामेंटल कन्वेंशन कितने हैं यहां पर? 8 है। 8 में से रेटिफाई कितने हुए हैं? 8 में से भाई 4 रेटिफाई हो गए हैं और 4 रेटिफाई होना बाकी है, अभी मैंने बताया था। ऐसे कौन कौन से हैं जो रेटिफाई हो गए हैं? वो है फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 1930 एंड इट इज कन्वेंशन नंबर 29। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर 1957। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इक्वल रेम्यूनरेशन 1951 कन्वेंशन 100 एंड देन वी हैव डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट इन ऑक्यूपेशन कन्वेंशन दैट इज 1958 एंड कन्वेंशन नंबर 111। तो ये वो 4 कन्वेंशन जो कि रेटिफाई हो गए थे। ठीक है, 8 में से 4 हो गए हैं और 4 अभी होने बाकी हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फाइन, तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसी सीक्वेंस में चलेंगे ताकि क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाएं आप उनको अच्छे से आंसर भी कर सको। फाइन, ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले कि फैक्ट्रीज एक्ट आया था, दैट वाज इन 1883। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पहले जान चुके हैं कि स्टिफ कंपटीशन दे रहा था वो टेक्सटाइल मार्केट को एंड ब्रॉट ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द टेक्सटाइल मैग्नेट्स ऑफ मैनचेस्टर एंड लैंकाशायर। यहाँ पे ब्रिटिश की टेक्सटाइल मिल सिचुएटेड थी एंड इंडियन टेक्सटाइल मिल वाज गिविंग अ टफ कंपटीशन टू देम। नाउ यहाँ पे किस चीज की बातें करी गई थी भाई? आवर्स ऑफ वर्क को लेकर के। चाइल्ड लेबर का बिल्कुल भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं करोगे, उनको अबॉलिशन कर देना है। विमेन का राइट आपको देना है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और जब वो नाइट में, अगर रात में आप उनसे काम करवा रहे हो तो उसके लिए क्या प्रोविजंस आपने करने हैं, और या आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है, या बिल्कुल भी आपको उनको रात में लेडीज से, विमेन से आप काम नहीं करवा सकते हो, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा नाइट टाइम में। और फिर ओवर टाइम अगर आप करवा रहे हो वेजेस का फॉर वर्क बियॉन्ड 8 आवर्स, अगर ओवर टाइम वर्क करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उनको एडिशनल पैसा भी मिलना चाहिए। ठीक है, इस बारे में भी उन लोग, और ये नहीं है कि आपकी यू आर वर्किंग फॉर मोर आवर्स वॉट एवर इज मेंशन्ड इन योर दिस थिंग, कि जितना एम्प्लॉयर ने बोला था एंड इट इज नॉट, मतलब कहते ना कि उसको नोटिस में ही नहीं लिया गया। बंदा 4 घंटा 5 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सैलरी उतनी मिलती थी उतनी ही मिलेगी।
ओवर टाइम का यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था, इंट्रोडक्शन कर दिया गया था। अगर 8 आवर से ज्यादा आप कम काम कर रहे हो तो मतलब आपकी वेजेस क्या है, वो ओवर टाइम होकर के आपको यू वुड ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ दैट। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में, ठीक है। अब ये कब आया था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? ये आया था जब बकिंघम एंड कार्नेटिक मिल्स, जो कहाँ सिचुएटेड है, मद्रास में सिचुएटेड है, उनके वर्कर्स ने क्या हुआ, वहां पे ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर लिया, ठीक है। वहां पे कंडीशंस ऐसी थी, बकिंघम एंड कार्नेटिक मिल्स एक ऐसा केस है जो आप पढ़ते हो और आपने पढ़ा होगा इसके बारे में जरूर, तो वहां पे कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। किसके बीच में, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट्स थे, हार्मोनियस रिलेशन नहीं थे, वर्किंग कंडीशंस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ, वहां पर उनके वर्कर्स ने क्या किया, एक ट्रेड यूनियन उन्होंने, दे फॉर्म्ड अ ट्रेड यूनियन, फाइन। जब ये सारी बातें होने लगी तो एम्प्लॉयर ने जाकर के एक केस फाइल कर दिया अपने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में कि इन्होंने तो ट्रेड यूनियन फॉर्म कर ली है। कहां पे केस फाइल किया था, मद्रास हाई कोर्ट में किया था, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ऑर्डर्ड उनके ट्रेड यूनियन को तो इलीगल बता दिया। कोर्ट सेड दैट द ट्रेड यूनियन विच यू हैव फॉर्म्ड इज इलीगल, ठीक है। एंड ही टोल्ड, द कोर्ट टोल्ड वर्कर्स टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयर एंड सो बिकॉज दे वर टू बी इम्प्रिजन्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो उनको जेल कर दी गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई बाकी लोगों में भी, और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या था, ये एग्जिस्टेंस में आ गया, फाइन। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो 10 मेजर सेंट्रल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। एटो कब फॉर्म हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट वाज फ्रेम्ड इन 1920। इट वाज द फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बकिंघम कार्नेटिक मिल्स कहाँ थी, मद्रास में थी, एंड इट गेव राइज टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ बकिंघम कार्नेटिक, क्योंकि ये एक केस था और इनकी वजह से ही यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स अकर हुई तो सारे देश में कहते ना एक जागरूकता हो गई कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, अब तो ट्रेड यूनियंस फॉर्म होनी ही चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस के बाद से यहाँ पे आपके ट्रेड यूनियंस फॉर्म होने लगी, दैट इज देन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 केम इनटू फोर्स। समझ में आ रहा है किस तरह से एवोल्यूशन हुआ? भाई एवोल्यूशन का मतलब होता है स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। अब गेव इम्यूनिटी टू ट्रेड यूनियंस अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन। ट्रेड यूनियन फ्रेम करने पे नौकरी से तो निकाल दिया, जेल भी भेज दिया। किसने? कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। ये तो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की बात तो नहीं कर रहे हम, तो मतलब उनको इतना भी अधिकार नहीं था, फाइन। अब यहाँ पे इम्यूनिटी मिल गई है, क्यों भाई? अब तो एक्ट ही बना दिया, बनेगी ट्रेड यूनियन, अब तो कैसे नहीं बनेगी। सो नाउ द इम्यूनिटी हैज बीन गिवन, फाइन। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है वो 17 किस बारे में बातें करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बातें करता है, एंड 18 टॉक्स अबाउट सिविल सूट, ठीक है, अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन। रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग के भी आपको राइट्स मिल गए थे यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड यूनियन वी ऑल नो दैट दे कैन आल्सो बार्गेन कलेक्टिवली विद द एम्प्लॉयर ऑन देयर राइट्स, ड्यूटीज, या वो जो चाहते हैं अपने लिए, फाइन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या चीज के बारे में हम बातें करेंगे? वेज डिटर्मिनेशन इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फाइन। अब वेज डिटर्मिनेशन यहाँ पे कैसे हो रहा था? पहली बात तो आपको यह समझना बहुत जरूरी कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे सबसे पहले। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे होती है? वो रेगुलर होती हैं एंड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। भाई नाम से समझ में आ रहा, ऑर्गेनाइज्ड है, सारे के सारे रूल्स, टर्म्स, रेगुलेशंस, वर्किंग कंडीशन सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एम्प्लॉयज एंजॉय सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज को तो सिक्योरिटी मिलती है, fine, and obligation, and they have all the rights and obligations also, and they are also paid for the overtime, उनको overtime के लिए भी पेमेंट करा जाता है। So this was organized sector। अगर हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो ये क्या होते हैं? ये सेक्टर जो होते हैं these are owned by the individuals और self employed workers, और ये किस चीज में एंगेज होते हैं? ये प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, या फिर सेल ऑफ गुड्स में एंगेज होते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज। Employed workers are less than 10। यहाँ पे एक और चीज बताई गई, the workers employed in such type of sectors should be less than 10। They are actually less than 10, ठीक है। यहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं होते, फाइन।
दीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फिक्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सब कुछ गवर्नमेंट ने करके रख दिया, लेकिन अगर आप बात करोगे अनऑर्गेनाइज की तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स रेगुलेशंस नहीं बताए गए हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो यहाँ पे प्लांटेशंस लेबर हो सकते हैं, हैंडलूम वर्कर्स हो सकते हैं, बीड़ी वर्कर्स हो सकते हैं, वीवर्स हो सकते हैं, फिशरमैन हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा एक एरिया सेक्टर है कि जिसको हम अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। फाइन, अभी मतलब समझ में आया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वेज डिटर्मिनेशन इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेज एटलीस्ट हमें इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। फाइन, अब यू हैव टू डिटर्मिन दैट व्हाट वुड बी द वेज स्ट्रक्चर। वेज किस तरह से आप डिटर्मिन करोगे इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देते हैं, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पे लॉन्च हो गया था, ठीक है, 1948 फॉर दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी कमिटी, जिसको आप फेयर वेज कमिटी भी कह सकते हो। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दिस, किसके बेसिस पे, ऑन दिस ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी कमिटी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो था वो फ्रेम हो गया था। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 किसके बेसिस पे फ्रेम हुआ था, किसने रेकमेंड किया था, इट वॉज रिकमेंडेड बाई दी ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी कमिटी या फिर फेयर वेज कमिटी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि देयर इज वन इंडिपेंडेंट चेयरमैन। इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है, बिकॉज वो इररिस्पेक्टिव होता है दोनों पार्टीज मतलब ना तो वो एम्प्लॉय के ग्रुप का होता है ना तो वो एम्प्लॉयर के ग्रुप का होता है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली होकर के अपने डिसीजंस को लेता है, ठीक है। यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, यहाँ पे वेज मिनिमम वेजेस एक्ट को फ्रेम कर दिया गया, ठीक है। ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी कमिटी के बेसिस पे उन्होंने रेकमेंड कर दिया, जिसको आप फेयर वेज कमिटी भी कहते हो, ठीक है। फिक्सेशन किसका होगी, मिनिमम वेजेस का। बात समझ में आ रही है ना, एटलीस्ट दिस मच वेजेस दे हैव टू प्रोवाइड। नाउ अ ट्राइपार्टाइट एडवाइजरी कमिटी विद एन इंडिपेंडेंट चेयरमैन, मैंने अभी आपको पता है भाई इंडिपेंडेंट चेयरमैन का है मतलब वो इररिस्पेक्टिव काम करेगा, ना वो इस वाले ग्रुप में जाएगा ना वो इस वाले ग्रुप में जाएगा, मतलब ना उसको एम्प्लॉयज से वो इफेक्टेड होगा ना फिर वो एम्प्लॉयर से इफेक्ट होगा, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, अपने डिसीजंस को यहाँ पे लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो फर्स्टली फिर से इसको समझो, फैक्ट्रीज एक्ट आया सबसे पहले, उसके बाद क्या आया, ट्रेड यूनियंस एक्ट आ गया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि वो हमारा बकिंघम एंड कार्नेटिक वाला केस हो गया था, इसकी वजह से ट्रेड यूनियन आ गया। अभी क्या हमने वेज रेट को डिटर्मिन भी करना देख लिया कि भाई हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमारा वेज डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसे लोग जो फिशरमैन हैं, बीड़ी मेकर्स हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको क्या होगा, तो उनके लिए भी ट्राइपार्टाइट बॉडी ने रेकमेंड कर दिया, उनके लिए भी यहाँ पे एक्ट फ्रेम हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। फाइन, अब ये क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाउ लेजिस्लेशन बिगैन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। यहां से क्या आप देखोगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज ये है, यहां से हम लोग इसको देखेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज इन्फ्लुएंस इन, ये कब आया था, 1948 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द फेयर वेज कमिटी दैट रिपोर्टेड that 3 level of wages must exist। कौन कौन से 3 लेवल है, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि 3 लेवल ऑफ वेजेस इट शुड बी एग्जिस्टिंग। नाउ 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1954 में एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। इसमें वाइटली कमीशन भी होता है, इसको हम अलग से एक प्रॉपर लेक्चर में बनाऊंगी जिसके कमिटीज और कमीशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल के मैंने आपसे कहा था कि भाई स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो धीरे धीरे उनको अधिकार मिल रहा है, आ रही बात समझ में। पहले तो बड़े बुरे हाल थे भाई, स्टार्ट करते 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 उनको काफी कुछ उनके हक में गई बातें, और अभी उनको स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में भी यहाँ पे हम देखेंगे। इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, मतलब आईडी एक्ट की अगर बात करेंगे तो वी स्टडी अबाउट द कंडीशंस ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ठीक है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट आप कर सकते हो, लेकिन क्या उसकी कंडीशन है, 6 वीक पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कि लॉकआउट पे हम जा रहे हैं, ठीक है। फाइन, सो these and few more conditions will be there which we will be studying, जब पर्टिकुलर हम आईडी एक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो there are few conditions that are to be fulfilled
ठीक है। अब विदाउट नोटिस आप कोई लॉकआउट नहीं कर सकते, स्पेशली कब आप फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर रहे हो, तो विदाउट नोटिस यू कैन नॉट गो फॉर लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। यहां पे इंट्रोडक्शन किसका आ गया था, बायलेटरल कंसिलिएशन ऑफिसर का भी आ गया था जो सेटलमेंट करवाएंगे यहाँ पे। फिर कंपल्सरी एडजुडिकेशन की बात हो गई थी, मतलब कंपल्सरी बाइंडिंग की। कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन की बात करी थी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफर डिस्प्यूट्स फॉर द एडजुडिकेशन टू द ट्रिब्यूनल्स। कंसिलिएशन की बात करेंगे, आर्बिट्रेशन की बात करेंगे हम, एंड एडजुडिकेशन की बात भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फाइन, ऑल राइट। तो यहां पे देखो क्या है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स हैड राइट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट विदाउट नोटिस, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है देखो, इवन उनको स्ट्रोक्स, भाई पहले तो ट्रेड यूनियन में तो ट्रेड यूनियन भी नहीं बनाने दे रहे थे, अभी तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का मिल गया। एंड इट इज रिटन दैट विदाउट नोटिस वो जा सकते, एक्सेप्ट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आपको एक नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन गो फॉर व्हाट, यू कैन गो फॉर दी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। रिजॉल्व, अगर आप डिस्प्यूट करेंगे, डिस्प्यूट्स को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो बायलेटरली या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर यहां पे अपॉइंट हो जाएंगे, उनके द्वारा आप करवा सकते हो। फाइन, नेक्स्ट कंपल्सरी एडजुडिकेशन ऑल्सो वी विल बी सीइंग ओवर हियर, ये भी यहां पे है। ओके, नाउ कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन की बात हम यहां पे करेंगे। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसिलिएशन ऑफिसर हुज इंटरवेंशन में प्रोड्यूस अ सेटलमेंट। तो यहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो होगी वो इंट्रोड्यूस करेगी, अपॉइंट करेगी किसको, कंसिलिएशन ऑफिसर को। फाइन, एंड ही वुड बी व्हाट, ही वुड बी रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स between the employer and the employee, ठीक है। Appropriate government to refer the dispute to the adjudication before a labor court or a tribunal whose decision may then be notified। Appropriate government क्या करेगी, dispute को adjudication में भेज देगी, मतलब labor court के सामने, ठीक है, जिसका डिसीजन क्या होगा वो नोटिफाइड होगा एज एन अवार्ड ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑन द पार्टीज, एंड इट्स डिसीजन वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज, ठीक है। अब कॉलोनियल डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। पहली बात ये समझ लो, जितने भी यहाँ पे ये सेटलमेंट मशीनरी बनाई गई थी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इट इज ओनली इन बुक्स, बुक्स में लिखी थी, बुक्स में हो गई। एंड आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इट इज ओनली, जो यहाँ पे बातें बताई गई, इट वाज ओनली रिटन इन बुक्स, एंड वी हैव आवर ओन ग्रीवियंस सेटलमेंट मशीनरी। इसके बारे में बातें करते हैं। तो colonial dispute settlement machinery, this law originated firstly in the Trade Disputes Act 1929 introduced by the British। आप देख रहे हो ना, colonial time period था उस समय, तो ये चीजें ब्रिटिश ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। Interim government on the eve of formal independence retained this framework by enacting the IDA, ठीक है, Industrial Disputes Act, which still remains in the on the statute book। आप देख रहे हो, fine। So these acts, the recommendations which were made over here on the eve of independence, formal independence retained by this framework enacted in the Industrial Disputes Act था, जो स्टैट्यूट में लिखा गया था, मतलब कि लॉ में लिखा गया था। स्टैट्यूट मीन्स व्हेन इट इज लीगल, व्हेन इट इज रिटन इन द लेजिस्लेशन लॉ में, इट इज स्टिल रिमेनिंग इन द बुक, बिकॉज वी हैव आवर ओन ग्रीवियस सेटलमेंट मशीनरी। नॉट डेवलपमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। फ्रॉम मिनिमम वेजेस वी अपग्रेडेड टू फेयर वेजेस। हाँ, द ओरिजिनल colonial legislation underwent substantial modification in the post colonial era। post colonial era में बहुत सारे modification हुए, because independent India called for a clear partnership between labor and capital। labor and capital मतलब labor and the employer। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि वहां पे एक बोला गया कि आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए, किसके साथ, लेबर और आपके वर्कर्स के बीच, लेबर और आपके एम्प्लॉयर्स के बीच में देयर शुड बी अ पार्टनरशिप। मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से साथ साथ आपको मिलके चलना है, दोनों एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप एम्प्लॉयर हो तो आप बहुत बड़े हो, बिकॉज एम्प्लॉयर अकेला खड़ा रहेगा वर्कर्स के बिना तो कोई काम नहीं होने वाला है। सो एक्चुअल सेफ्टी भी देनी चाहिए, उनकी हर चीजों के बारे में ध्यान में बात रखे करनी है, एंड इट शुड बी अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप between them।
पार्टनरशिप वॉज यूनानिमसली अप्रूव्ड इन ट्रिपरटाइट, कहां पे अप्रूव हुई थी? ट्रिपरटाइट कॉन्फ्रेंस में इन December 1947, in which it was agreed that labor would be given a fair wage and fair working condition. क्या बातें हुई थी डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में कि भाई फेयर वेज दिया जाएगा उनको और उनकी वर्किंग कंडीशंस जो होंगी वो भी फेयर होंगी, ठीक है। नाउ रेगुलेशन ऑफ जॉब लॉसेस, यहां पे क्या है? लॉकआउट्स अगर आप कर रहे हो, रिट्रेंचमेंट कर रहे हो, ले ऑफ कर रहे हो एंड दिस इज विदाउट नोटिस, देन व्हाट वुड हैपन? इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन, अगर ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, सो मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट सीकिंग परमिशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप ले ऑफ कर रहे हो, आप रिट्रेंचमेंट कर दे रहे हो, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कहां पे? अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट कि हम क्लोजर करने जा रहे हैं। ऐसे ही आप किसी को जॉब से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, कि बिना बताए तुरंत कर दिए, नहीं, यू हैव टू गिव वन एप्लीकेशन, यू हैव टू टेक परमिशन। एक्चुअली आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ले ऑफ करने जा रहे हैं, रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, क्लोजर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आरबीआई ने देखो यहाँ पे क्या चीज किया, सिकनेस इज प्रॉफिटेबल, ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। आरबीआई ने क्या बोला? कमीशन द स्टडी इनटू द कॉजेज ऑफ सिकनेस। सिकनेस की बात यहाँ पे करिए, मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या हमारी इंडस्ट्री है या जो फैक्ट्रीज है, हमारी वर्किंग कंडीशन वो बहुत ज्यादा सिक है। वाई? बिकॉज वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला? एंड द रिपोर्टेड क्रिप्टिकली सिकनेस इन इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। भाई बिजनेस की बात है, ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमको स्कोप दिख रहा है काम करने का, फाइन, सो इट वुड बी अ काइंड ऑफ स्कोप एंड इट इज प्रॉफिटेबल बिकॉज वी कैन इंट्रोड्यूस, हम ऐसे वहां पे लॉज, हम ऐसे वहां पे मेजर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री सिक है, वहां पे ऐसे कोई प्रोविजंस है ही नहीं। तो जो देखने वाला बंदा, उसको वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप दिखाई दे रहा है कि अब हम जाकर के अपनी तरह से चीजों को इनैक्ट वहां पे कर सकते हैं, फाइन, ठीक है। अब हमने बात ये भी कर ली कि उनकी इंडिपेंडेंस की बात कैसे था, ठीक है, उनकी जॉब लॉसेस के बारे में भी बात कर ली कि एकदम से आप किसी को निकाल नहीं सकते हो। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कंडीशन, ठीक है, उनकी सर्विस को आप कैसे प्रोडक्ट कर सकते हो। सो आईडीए इज द स्टिपुलेशन दैट एग्जिस्टिंग सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी यूनिटरी ऑल्टर्ड विदाउट, जो एग्जिस्टिंग सर्विस की कंडीशंस है ना, जो एग्जिस्ट करे, जिस कंडीशंस पे आपने उसको रखा है, जिस पे वो अभी पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उसको हर 2 दिन पे चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, विदाउट गिविंग अ नोटिस ऑफ 21 डेज टू दी वर्कर्स एंड यूनियन। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है सर्विस की, जिसपे आपने अपॉइंट किया या वो जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आपको 21 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? वर्कर को और यूनियन को। आपको पहले से बताना पड़ेगा कि सो एंड सो चेंजेस वुड बी मेड टू योर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद आप उन चेंजेस को आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Now service conditions in respect of that dispute cannot be altered to the disadvantage। अब एक और बड़ी चीज है, ऐसा नहीं हो कि हमने भाई सर्विस में चेंज करवा दिया, फाइन, गवर्नमेंट हैज सेड, हमारा ऐसा एक्ट है, आई हैव गिवन द नोटिस आल्सो ऑफ 21 डेज टू द वर्कर्स एंड द ट्रेड यूनियन, अब मैं करूंगा चेंज। But one thing you have to just keep in mind that whatever change you are bringing, whatever amendments you are doing, it cannot be in against, वो ऐसा नहीं हो कि उससे कहीं ना कहीं आपकी वर्किंग, आपके वर्कर्स इफेक्ट हो रहे हो। आ रही बात समझ में? ऐसा ना हो कि वो डिसएडवांटेज किसको कर दे, वर्कर्स को कर दे, ठीक है। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट, इट शुड नॉट बी इन अगेंस्ट, या उनके खिलाफ में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिमूवल ऑफ सर्विस, अरे भाई अब आपने बता दिया है कि हमने सारी चीजों के बारे में बातें कर ली, ठीक है, कि उनकी जॉब को खोना नहीं है, उनकी प्रॉपर सर्विस को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ऐसे भी समय आएगा जब आपको लगेगा इस बंदे को काम से निकालना ही बनता है, भाई ऐसा समय आएगा। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर।
एंड रिटर्न टू कॉलोनियल डेज भी आपके बारे में होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कैसा था, रेगुलेशन कैसे था, तो पूरा इवोल्यूशन हर एक एक्ट के बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में कैसे आपको यहाँ तक आप हम आए हैं। हाँ 2020 तक नहीं होगा बट डेफिनेटली आपको इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।